वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी ए का सेट 2 मॉडल पेपर का। ठीक है, सेट 1 हो गया है, सेट 2 कर रहे हैं। टर्म 2 का है ये वीडियो, ये आप लोग याद रखिए और फटाफट प्लेलिस्ट पे जा करके आप चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ये लगभग आप लोगों का कंप्लीट ही हो गया है, सिर्फ कुछ हिंदी और कुछ संस्कृत का बचा हुआ होगा, बाकी आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया एक पैसेज को पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं इस पैसेज को। हम जंग न होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे। कभी न खेतों में फिर खून खून याद फैलेगी, खलिहानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी। आसमान फिर भी न अंगार उगलेगा, एटम में नागासाकी फिर नहीं जलेगा। युद्ध विहीन विश्व का सपना भंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। कफन बेचने वालों से कह दो चिल्लाकर, दुनिया जान गई उनका असली चेहरा। कामयाब उनकी चाल हम न होने देंगे, हम जंग न होने देंगे। ठीक है, फिर हमें चाहिए शांति, ज़िंदगी हमको प्यारी। हमें चाहिए शांति, सृजन की है तैयारी। हमने छेड़ी जंग भूख से बीमारी से, आगे आकर हाथ बटाए दुनिया सारी। हरी भरी धरती को खूनी रंग न लेने देंगे, जंग न होने देंगे। देखिए कितना अच्छा और कितना प्यारा, बहुत बढ़िया कविता दिया हुआ है, एकदम देशभक्ति से ओतप्रोत। तो चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि दो एकक पर्यायवाची शब्द लिखना है। पहले आसमान का पर्यायवाची आकाश लिख सकते हैं, विश्व का पर्यायवाची दुनिया लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन दूसरा, उपयुक्त पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक देना है। तो देखिए, जंग ना होने देंगे मेरे अनुसार से बेस्ट लगता है, क्योंकि बार बार इसी चीज़ का रिपीटेशन है और हम लोग इसी से रिलेटेड इसमें पढ़ रहे हैं। थर्ड हो जाएगा, हम सभी किसके साधक हैं, तो हम सभी शांति के साधक हैं। ठीक है, विश्व शांति के साधक हैं। उसके बाद आ जाइए खंड ख, जिसमें आप लोगों को करना है किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर। पहला क्वेश्चन, मेघ आय शीर्षक कविता में प्रकृति के जिन गतिशील क्रियाओं का वर्णन कवि ने किया है उनका उल्लेख करें। तो देखिए, मेघ आय शीर्षक में क्या है, तो मेघ के आने पर हवा तेज चलने लगती है, तेज हवा से पेड़ झूमने लगते हैं, दरवाजे और खिड़कियां खुलने बंद होने लगती है, लताएं डोलने लगती है, नदी में हलचल होने लगती है, तालाब में भी उथल पुथल होने लगता है। इसके अलावा आसमान में बिजली चमकने लगती है। ठीक है, तो इस तरह मेघ आने से ये सब क्रियाएं होती है। फिर कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी कोयल से क्यों जलन महसूस कर रहे थे, ईर्ष्या महसूस कर रहे थे। तो देखिए, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण कोयल की स्वतंत्रता से है। ठीक है, ये जब कविता माखनलाल चतुर्वेदी लिख रहे थे तो उस समय वो जेल में बंद थे, है ना, काल कोठरी में बंद थे। तो इसीलिए जो है कोयल की स्वतंत्रता से ईर्ष्या हो रहा था। वह आकाश में स्वतंत्रता में उड़ान भर रही है और कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, पर कवि के लिए तो रोना भी एक बड़ा गुनाह है, जिसके लिए उसे दंड भी मिल सकता है। ठीक है, अब ग नंबर देखिए, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताओं को आप अपनाना चाहेंगे और क्यों। ठीक है, तो देखिए उसका जो है निम्नलिखित चरित्र मतलब चरित्र की विशेषता है। तो क्या क्या है, तो पैतृक धरोहर और देश प्रेम की भावना। ठीक है, तो बालिका मैना जो है उसका जो है देश प्रेम की भावना है, पैतृक धरोहर के प्रति भी उसका भावना है। ठीक है, दूसरा निर्भय तथा आत्म बलिदान की भावना है उसके अंदर, मतलब वो छोटी सी बच्ची है और उसको मरने का मतलब अपना आत्म बलिदान देने का जरा सा भी डर नहीं है, वो खुद का भी त्याग कर सकती है, वो निर्भय है, वो डरती नहीं है। वह एक साहसी तथा वाक चतुर बालिका थी, मतलब वो बहुत ही साहसी है और बोलने में बहुत ही चतुर है। भावुकता और तर्कशीलता भी है, और वो थोड़ा भावुक भी है लेकिन तर्क भी बहुत तेज करती है। तो ये सब उसका चारित्रिक विशेषता है जिसे हम लोग अपनाना चाहेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट, लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी माँ के व्यक्तित्व के किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो अपनी माँ की व्यक्तित्व का महादेवी वर्मा क्या क्या उल्लेख किया है, तो लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला, तो उन्हें हिंदी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। दूसरा, वे धार्मिक स्वभाव की महिला थी। तीसरा, वे पूजा पाठ किया करती थी तथा ईश्वर में आस्था रखती थी। चौथा, लेखिका की माता अच्छे संस्कार वाली महिला थी तथा वह लिखा भी करती थी। ठीक है, वह कुछ कुछ लिखा भी करती थी। अब आ जाइए, ब्रजभूमि के प्रति कवि रस खान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो देखिए, कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है।
ठीक है। ब्रजभूमि, वह इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए, वह हर हाल में ब्रजभूमि में ही रहना चाहता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि ब्रजभूमि में ऐसा क्या खास बात है जिसके कारण से ये जो रसखान है वही ब्रजभूमि में रहना चाहता है। या फिर आप नहीं, आप इसी चीज़ का कमेंट करेंगे, खास बात, एक स्पेशलिटी, या फिर वहाँ पे किस भगवान का निवास है, इससे संबंधित आप लोग एक कमेंट करेंगे। चलिए आगे देखिए, लेखिका महादेवी वर्मा के छात्रावास के परिवेश की चर्चा अपने शब्दों में करें। तो जहाँ वो महादेवी वर्मा रहती थी अपना हॉस्टल में, उसके बारे में बतलाना है। तो देखिए, लेखिका के छात्रावास में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्मों की लड़कियां रहती थी। इनमें मराठी, हिंदी, उर्दू, अवधी, बुंदेली आदि अनेक भाषाएं बोलने वाली लड़कियां थीं। इस प्रकार से धर्म और भाषा का भेद होते हुए भी उनकी पढ़ाई में कोई कठिनाई नहीं आती थी। ठीक है, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं था, अलग अलग सब भाषा बोलता था, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि सब हिंदी में पढ़ती थी। ठीक है, सबका अपना भाषा अलग था, लेकिन सब कोई हिंदी भाषा में ही पढ़ती थी। उन्हें उर्दू भी पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में वो अपने ही भाषा में बातचीत करती थी। सब में परस्पर बहुत प्रेम भाव था। ठीक है, अब आ जाइए, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देना है। तो माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? तो देखिए, माटी वाली अपने आर्थिक और पारिवारिक उलझनों में उलझी निम्न स्तर का जीवन जीने वाली महिला थी। तो वो काफ़ी गरीब महिला थी। अपना तथा बूढ़े का पेट पालने ही उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी। तो उसका जो पति था बहुत बूढ़ा था, वो कुछ कर नहीं पाता था। तो माटी वाली खुद काम करके अपना भी पेट पालती थी और बूढ़ा का भी पेट पालती थी। सुबह उठकर माटा खाना जाना और दिन भर उसे मिट्टी को बेचना, इसमें उसका सारा समय बीत जाता था। अपनी इस दिनचर्या को वह नियति मानकर चले जा रही थी, इसी को वो अपना किस्मत समझती थी। सुबह उठो, जाओ, मिट्टी लाओ, बस घर आओ, रात में फिर जो बेची कुछ पैसा मिला तो उससे अनाज लो, बनाओ, नहीं मिला तो मत बनाओ, भूखे सो जाओ, ये हाल था। ऐसे में माटी वाले के पास अच्छा और बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय नहीं था। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट। रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी में कथा वस्तु के आधार पर आप किससे मुख्य पात्र मानते हैं? तो मुख्य पात्र कौन है? तो कथा वस्तु के आधार पर हमें उमा, ठीक है, उमा ही मुख्य पात्र है। तो इस एकांकी की मुख्य पात्र लगती है। पूरी एकांकी में एकांकी ही उमा के इर्द गिर्द घूमती है। लेखक समाज की सड़ी गली मानसिकता को उमा के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं। उसका सशक्त व्यक्तित्व सारे पात्रों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो उमा इसकी सेंट्रल कैरेक्टर है, यानी मुख्य पात्र है। अब आ जाइए, माटी वाली की रोटियों का इस तरह हिसाब लगाने उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? ठीक है, तो माटी वाली रोटी का हिसाब किताब लगाती थी, इस किस मजबूरी को दिखला रहा है? देखिए, माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी, फटेहाली और आवश्यकता की मजबूरी को प्रकट करता है। माटी वाली दिन भर के अथक परिश्रम के बाद भी इतना नहीं कमा पाती थी कि जिससे वह अपने तथा अपने बूढ़े बीमार पति का पेट भर सके। अब आ जाइए आगे। अब आगे है खंड ग, रचना से। तो रचना में शुरुआत करने से पहले अंगूठों को तकलीफ थोड़ा सा दे दें आप लोग, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए, इतना सा तकलीफ थोड़ा सा अंगूठा को भी दीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें आपको लिखना क्या है? मोहल्ला में की सफाई हेतु नगर निगम अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, यानी एक एप्लीकेशन लिखना है। या फिर आप वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए एक पत्र भी लिखिए। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक को लिखना है। तो चलिए हम लोग पहला नंबर देख लेते हैं नगर निगम का, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में छोटी बहन का था जो हम लिखवाए हैं, तो आप उस वीडियो में जा करके देख सकते हैं। बस यहाँ छोटा भाई की जगह वहाँ पे छोटी बहन लिख देना है, और कुछ नहीं। मतलब वहाँ पे छोटी बहन लिखा हुआ है, आपको बस उसमें छोटा भाई लिख देना है और आपका हो जाएगा पत्र। तो हम लोग इसीलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, तो पहले बस उसी तरह सेवा में श्रीमान नगर निगम अधिकारी हजारीबाग, नगर निगम हजारीबाग, ये लिख दिए, एक लाइन छोड़ दीजिए। फिर विषय क्या है? तो मोहल्ला की सफाई हेतु। फिर एक लाइन छोड़ के अब स्टार्ट कीजिए, क्या लिखना है? तो महोदय, हम वार्ड नंबर 10 के
अमृतनगर के निवासीगण, यानी आप जहाँ के निवासी हैं वहाँ के निवासीगण इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान मोहल्ले की सफाई संबंधित दुर्व्यवस्था की ओर खींचना चाहते हैं। हमारे इलाके में सफाई की स्थिति बेहद खराब है। सड़कों के किनारे गंदगी का ढेर जमा है। मेहतर या सफाई कर्मी कभी कभार ही आते हैं। हर जगह नालियाँ बंद है, जिसकी बदौलत गंदा पानी सड़क पर फैल जाता है और मतलब फिर उसमें मच्छर पनपने लगते हैं। इससे बुखार, मलेरिया आदि बीमारी होने का खतरा बना हुआ है। कूड़ा कचरा के उठाव ना होने के कारण सड़क पर बदबू आती है। दूषित और दुर्गंधपूर्ण वातावरण के कारण सड़क से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। आजकल प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत अभियान अतिरिक्त रूप से हो रहा है, ठीक है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कुछ भी नहीं हो रहा है। चलिए उसका लिख देना आपको एक लाइन छोड़ करके। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे इलाके का निरीक्षण कर नियमित सफाई की व्यवस्था के लिए उचित कार्रवाई करवाइए, ठीक है, कार्रवाई करें। धन्यवाद। निवासीगण, उसके बाद एड्रेस, वार्ड नंबर, शहर, राज्य, डेट, ये सब चीज़ आप लिख दीजिए तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर किसी एक निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे निबंध लिखना है। पहला है बिरसा मुंडा पर, दूसरा है खेल कूद का महत्व पर और तीसरा है आपका परोपकार की भावना पर। इतना में से तीनों में से किसी एक पे आपको निबंध लिखना है। तो चलिए हम लोग आज एक काम करते हैं, परोपकार की भावना पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या इसमें लिखेंगे पहले तो इसमें देखिए संकेत बिंदु क्या क्या है। पहले आपको भूमिका लिखना है। भूमिका लिखने के बाद अर्थ लिखिए, फिर महत्व को लिखिए, तब उपसंहार को लिखिए। 4 पॉइंट दिया गया है, इसी 4 पॉइंट पे आपको निबंध लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखते हैं। देखिए, समाज में परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। यह ऐसा काम है जिसके द्वारा शत्रु भी मित्र बन जाता है। किसी भी व्यक्ति की पहचान परोपकार से की जाती है। जो व्यक्ति परोपकार के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है वह अच्छा व्यक्ति होता है। जिस समाज में दूसरों की सहायता करने की भावना जितनी अधिक होगी वह समाज उतना ही सुखी और समृद्ध होगा। यहाँ तक हो गया भूमिका। अब अर्थ लिखिए। तो परोपकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, पर उपकार। इसका अर्थ होता है दूसरों का अच्छा करना और दूसरों की सहायता करना। किसी की मदद करना ही परोपकार कहा जाता है। तो परोपकार की भावना ही मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। नहीं तो भोजन और नींद तो पशुओं में भी मनुष्य की तरह पाई जाती है। अच्छे कर्म करने वालों का न यहाँ और न ही परलोक में विनाश होता है, ठीक है। अब आ जाइए महत्व पे। तो परोपकार का महत्व लिखिए। तो क्या लिखिएगा? जीवन में परोपकार का बहुत बड़ा महत्व है। समाज में परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। ईश्वर ने प्रकृति की रचना इस तरह से की है कि आज तक परोपकार उसके मूल में ही काम कर रही है। तो परोपकार प्रकृति के कण कण में समाया हुआ है। अब उपसंहार अंत में लिखिए। तो परोपकार सहानुभूति का पर्याय है। यह सज्जनों की विभूति होती है। परोपकार मानव समाज का आधार होता है। परोपकार के बिना सामाजिक जीवन गति नहीं कर सकती या सकता। चलिए उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है कि विद्यालय के द्वारा साइकिल वितरण होने पर छात्रों में उत्साह का वातावरण है। इस विषय पर 2 मित्रों के बीच में हुए संवाद को लिखिए। तो चलिए संवाद को लिखते हैं। तो राजू है और मोहन 2 दोस्त है, आपस में बात कर रहा। राजू बोलता है, अरे मोहन तुमने सुना कुछ? मोहन बोलता है, क्या दोस्त? राजू बोलता, अरे भाई हम लोगों को विद्यालय से साइकिल मिलने वाला है। मोहन बोलता है, अरे हाँ, अच्छा, अरे हाँ दोस्त, मेरे वर्ग शिक्षक ने बताया, मैं तो बहुत खुश हूँ। राजू, हाँ अब हम लोग रोज साइकिल से विद्यालय आएंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो इतना भी लिख दीजिएगा तो काफ़ी है। अब उसके बाद है कि दीपावली के त्यौहार की तैयारी हेतु माँ और बेटी के बीच का संवाद को लिखिए। तो ये संवाद आप लोग खुद से लिखिए। माँ और बेटी दोनों बातचीत कीजिए, दीपावली का एक संवाद लिखिए। चलिए तो यहाँ पे आप लोगों का ये भी कंप्लीट हो गया सेट 2 हिंदी का। बच्चा जो सेट 3 है उसका वीडियो 1 से 2 दिन के अंदर हो जाएगा। मतलब आपका कंप्लीट वीडियो 9 क्लास का 2 से 3 दिन में फिनिश ख़त्म, ठीक है। तो आप लोग जाइए और 9th का प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वहाँ पे वीडियो को देखिए, ठीक है। 1 से 2 बार देखिए, रिवीजन कीजिए, तैयारी बढ़िया कीजिए और बढ़िया मार्क्स लेकर के आइए। बस इतना ही आप लोगों को करना है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।